Hello, good morning to all of you. Chapter function. स्क्रीन दिख रही है? यस नो? सर्दी लग रही है यार, टेम्परेचर कम हो चुका है अभी। ठीक है, सो नेक्स्ट है, तो हम लोग फंक्शंस पढ़ रहे थे, तो फंक्शन से अपना कैलकुलस स्टार्ट हो जाता है जेई एडवांस का। तो सेट थ्योरी रिलेशन जो है वो जेई मेन में है, पर एडवांस में नहीं है। एडवांस में फंक्शन से चालू होता है, और एक अच्छी बात क्या है, फंक्शन से लेके कैलकुलस के जितने भी चैप्टर है, तो वो डेफिनेशन हमेशा वैलिड रहेगी। ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिक इमेज। ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिक इमेज। ओके, सो तो कैलकुलस में ये चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला, जैसे कि रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ रहे हैं, रियल नंबर रखेंगे, रियल नंबर मिलेगा। दूसरा, एक बार जो लिख दिया चीज उसके हिसाब से चलेगी, वो इसलिए क्योंकि वो डोमेन डिसाइड करता है। एंड बी केयरफुल एट एंड पॉइंट्स, और एंड पॉइंट पे केयरफुल रहने का तरीका है गो विद द बेसिक डेफिनेशन। गो विद द बेसिक डेफिनेशन। नेक्स्ट, कल हम लोगों ने फंक्शन की डेफिनेशन देखी अलग अलग तरीके से। पहले सेट्स को लिखकर देखा, फिर उसके बाद हम लोगों ने एरो डायग्राम से देखा, फिर हमने ग्राफ से देखा, फिर उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन से देखा। तो हमने फंक्शन की डेफिनेशन चार तरह से समझी, और ईच एंड एवरी एलिमेंट इज अ यूनिक इमेज। नेक्स्ट आता है, तो फिर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फंक्शन किया। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, फिर एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो नेक्स्ट है एब्सोल्यूट फंक्शन। Absolute function, also known as a modulus function. Absolute function, also known as a modulus function. ये कैसा लिखा होता है? mod x। तो ये स्टैंडर्ड टाइप ऑफ फंक्शन है, इसके स्टैंडर्ड रूल्स हैं, स्टैंडर्ड उसको लिखने का तरीका है, तो वो अपने को फॉलो करना है। सो y इज इक्वल टू mod x। तो इसका क्या बोलना है कि अगर अंदर पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर आएगा। इसका काम है पॉजिटिव बनाना, इसका काम है पॉजिटिव बनाना। अगर अंदर नेगेटिव है तो उसको भी पॉजिटिव बनाएगा। पर एक नेगेटिव चीज को पॉजिटिव कैसे बनाए? नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके। एक नेगेटिव चीज को पॉजिटिव कैसे बनाए? नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके। तो इसकी रीडिफाइनिंग तो कभी भी ध्यान में रखो, पूरी कैलकुलस में, तो पूरे कैलकुलस में कभी भी अगर मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल है, तो रीडिफाइनिंग लगेगी लगेगी, रीडिफाइनिंग लगेगी लगेगी, एंड यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस। तो अगर x नेगेटिव है तो माइनस एक्स आएगा, अगर x पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर आ जाएगा। और अगर इसका ग्राफ का प्लॉटिंग करें तो वो ग्राफ इस तरह से आएगा। नेक्स्ट, तो अगर कल को मॉड ऑफ x माइनस 2 बनाना हुआ तो क्या होगा? तो इसमें बस ऐसे देखो, जैसे इनपुट में शिफ्टिंग हुई है, तो इनपुट में शिफ्टिंग हुई है, तो अब ये पहले पहले ये 0 पे 0 हो रहा था, अब ये 2 पे 0 होगा, अब ये 2 पे 0 होगा। अदरवाइज इसको रीडिफाइन करना पड़ेगा। जब अंदर वाला नेगेटिव तो माइनस से मल्टीप्लाई, और जब अंदर वाला पॉजिटिव तो एज इट इज बाहर, और उसको जब प्लॉट करोगे तो ये निकल के आएगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2। नेक्स्ट है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, इसके भी कुछ अपने रूल्स हैं। तो इसके रूल्स क्या है? पहला, ये लिखते कैसे हैं? एफ ऑफ ए,
तो तुम्हें कभी कभी ऐसा दिखेगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो x मतलब हो गया इनपुट, इट्स टेक्निकली इट्स अ डोमेन, और ये हो गया रूल मतलब फंक्शन, और ये हो गया आउटपुट, टेक्निकली इट इज अ रेंज। तो सिग्नम फंक्शन को लिखते हैं एस जी एन ऑफ एक्स, एस जी एन ऑफ एक्स। तो इसका फंडा क्या है कि अगर अंदर नेगेटिव होगा तो ये -1 देगा, अंदर 0 होगा तो 0 देगा, अंदर अगर पॉजिटिव होगा तो 1 देगा। अगर इसके ग्राफ की मैं प्लॉटिंग करूं तो ये 0 पे 0 है, फिर उसके आगे 1 है, और उसके पीछे -1 है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। फिर एक रिमार्क आता है एस जी एन ऑफ एस जी एन ऑफ एस जी एन ऑफ, तो कितने ही सिग्नम लगा दो सेम ही आएगा। क्यों? क्योंकि तुम एक्स अगर नेगेटिव लेते हो तो ये अगर नेगेटिव है तो ये -1 देगा, तो इसको नेगेटिव मिलेगा, ये -1 देगा, इसको नेगेटिव मिलेगा, ये -1 देगा। फिर अगर x 0 है तो अगर ये x 0 है तो ये 0 है, तो ये 0 देगा, इसको 0 मिलेगा, ये 0 देगा, इसको 0 मिलेगा, फिर ये 0 देगा। x अगर पॉजिटिव है तो वही, ये पॉजिटिव मिल रहा है तो ये 1 देगा, इसको पॉजिटिव मिल रहा है 1 देगा, इसको पॉजिटिव मिल रहा है ये 1 देगा। तो फंक्शन में हमेशा ये भी देखो कि वो क्या देगा कि उसको क्या मिल रहा है, इस पे डिपेंड। इसलिए y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, पर y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि वो x पे डिपेंड कर रहा है। वो क्या आएगा वो डिपेंड करता है कि क्या दिया है उसको, तो वो x पे डिपेंड करता है, इसलिए उसको डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। तो कभी भी ये ध्यान में रखो, रेंज के लिए डोमेन इजी जाता है, डोमेन इजी जाता है, पर रेंज के लिए हमेशा ध्यान में रखो कि वो क्या मिलेगा डिपेंड करता है कि उसको दिया क्या है, उसको दिया क्या है ना। ओके, नेक्स्ट है फ्रैक्शनल रैशनल फंक्शन। फ्रैक्शनल रैशनल फंक्शन ये होता है पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल। तो जैसे फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, तो इट्स अ पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, इट्स अ फ्रैक्शनल रैशनल फंक्शन। ये काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसको लेके, डोमेन, रेंज, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, तो दोनों का दोनों तीनों चीजों के लिए काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इसके। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी sin x, cos x, tan x, cot x, sec x, cosec x। तो इनके डोमेन, इनके रेंज और इनके ग्राफ हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज चैप्टर में किए थे। इसके ग्राफ हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज चैप्टर में किए थे। तो यहाँ इंपॉर्टेंट डोमेन रेंज है तो वो ले लेते हैं। तो sin x का डोमेन r, cos x का डोमेन r, tan x में y एक्सिस मिसिंग है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, और डिनोमिनेटर कौन है? cos x, और cos x 0 कहाँ होती है? y एक्सिस पर। cos x 0 होती है y एक्सिस पर, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 मिसिंग है। और tan x और sec x का डिनोमिनेटर सेम है, तो इसलिए दोनों की डोमेन भी सेम आ रही है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों की डोमेन भी सेम आ रही है। cot x का डिनोमिनेटर होता है sin x, और sin x 0 नहीं होना चाहिए। sin x 0 कहाँ पे होता है? x एक्सिस, तो r माइनस एन पाई। और cot x और cos x का डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों की डोमेन भी सेम है। रेंज, sin x बाउंडेड फंक्शन है। बाउंडेड फंक्शन मतलब मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू, तो -1 से 1, -1 से 1। tan x r देता है, tan x r देता है। sec x cos x का रेसिप्रोकल है, तो mod y is greater than equal to 1, और cosec x का रेंज mod y is greater than equal to 1। नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, काफी मिलेगा तुमको। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑल्सो नोन एज अ बॉक्स फंक्शन, क्योंकि इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखता है। ऑल्सो नोन एज अ स्टेप अप फंक्शन, क्योंकि इसका जो ग्राफ है वो स्टेप्स की तरह आता है, तो ऑल्सो नोन एज अ
ब्रैकेटेड फंक्शन। तुम्हें जो बोलने का बोलो, लेकिन एप्लीकेशन सही होना चाहिए। तो इसको लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, तो इसलिए इसको बॉक्स फंक्शन या ब्रैकेटेड फंक्शन बोलते हैं। तो ये काम कैसे करता है? तो बॉक्स एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स, तो मतलब इट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो नंबर के पीछे जितने भी इंटीजर हैं, नंबर के पीछे जितने भी इंटीजर है, उसमें जो सबसे बड़ा इंटीजर है वो आंसर है। तो जैसे फॉर एग्जांपल बॉक्स ऑफ 2.3, तो ये 2.3 है, तो इसके पीछे इंटीजर क्या क्या है? 2, 1, 0, -1, बहुत सारे हैं। तो उनमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन है? 2, तो आंसर आ जाएगा 2। तो बॉक्स ऑफ 3 का क्या आएगा? 3। बॉक्स ऑफ -2.3 कितना आएगा? तो -2.3 देखो, तो -2.3 यहाँ पर है, -2 आगे होगा, -3, -4, -5 ये पीछे होंगे। तो सबसे बड़ा इंटीजर कौन हुआ? -3। सबसे बड़ा इंटीजर कौन हुआ? -3, तो आंसर हो गया -3। तो बॉक्स ऑफ पाई कितना होगा? 3। बॉक्स ऑफ ई कितना होगा? 2। तो ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो अब इसमें और फंडे लगाते हैं, तो इसकी रीडिफाइनिंग करेंगे। तो कभी भी अगर 0 से 1 में होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही आएगा। 1 से 2 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही आएगा। एक्चुअली कोई भी दो इंटीजर के बीच में होगा, अगर कोई भी दो इंटीजर के पीछे होगा तो बीच वाला ही आएगा। तो इसका मतलब इसकी रीडिफाइनिंग होगी कि ये जब भी दो इंटीजर के बीच में है, तो जैसे -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ऐसे इनफाइनाइट तक जा सकता है। तो -1 से 0 होगा तो क्या देगा? -1, 0, 1, 2, तो इस तरह से ही चलता जाएगा। इसके ग्राफ की प्लॉटिंग करते हैं। तो 0 से 1 में ये क्या दे रहा है? 0। अब देखो डॉट और हॉलो का ध्यान रखो, जहाँ इनपुट में इक्वालिटी है तो डॉट, और इनपुट में इनइक्वालिटी है हॉलो। तो 1 से 2, अब देखो ना, ये 1 पे इक्वल टू है और 2 पे नहीं है। तो ये, तो इसका ग्राफ स्टेप्स के जैसा दिखता है, इसलिए इसको स्टेप अप फंक्शन बोलते हैं। So this is the graph of the function. नेक्स्ट इसके कुछ रिमार्क्स हैं, वो रिमार्क्स देख लेते हैं। तो बॉक्स जो भी होता है वो या तो x के बराबर होगा या x से छोटा होगा, लेकिन x -1 से बड़ा होगा। तो दैट्स हाउ वी कैन गेट द इनइक्वालिटी। नेक्स्ट, अगर इसके अंदर कोई इंटीजर है तो वो इंटीजर बाहर आ जाएगा। अगर इसके अंदर कोई इंटीजर है, m बिलोंग्स टू इंटीजर, तो वो इंटीजर बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट, बॉक्स x प्लस बॉक्स ऑफ -x। तो इसमें दो केस बनेंगे, जब x इंटीजर है और जब x इंटीजर नहीं है। तो जब x इंटीजर है, यानी जैसे बॉक्स ऑफ 2 प्लस बॉक्स ऑफ -2, तो 2 - 2 0। और जब x इंटीजर नहीं है, यानी बॉक्स ऑफ 2.3 माइनस बॉक्स ऑफ 2.3, तो 2 - 3 -1, तो ये आ जाएगा -1। इसका ग्राफ प्लॉट करना तो वो भी कर सकते हैं। इंटीजर्स पे ये 0 0 आ रहा है, इंटीजर्स पे ये 0 आ रहा है, बाकी जगह ये -1 आ रहा है। दिस इज द ग्राफ। फिर आगे जाके इसकी कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी पे बात करेंगे। तो कंटिन्यूटी से तुम्हारा चालू हो जाता है 12th बोर्ड। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो कभी भी ध्यान में रखो, मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल, ये तीनों मिले रीडिफाइनिंग लगेगी ही लगेगी। फिर इसके आगे अगर आता है तो वो है ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पर वो तो खुद ही अपने आप में एक पूरा चैप्टर है, तो उसको तो अलग से ट्रीट किया जा सकता है। तो नेक्स्ट, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसको लिखते हैं ऐसे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। कभी भी क्वेश्चन में अगर ब्रैकेट्स लगे हुए हैं और मेंशन नहीं किया है कि दे आर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फ्रैक्शनल पार्ट, तो यू कैन ट्रीट देम एज अ नॉर्मल ब्रैकेट, यू कैन ट्रीट देम एज अ नॉर्मल ब्रैकेट। अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है या फ्रैक्शनल पार्ट है, तो क्वेश्चन 100% लिखेगा represents greatest integer function, represents fractional part of x, तो वो हमेशा लिखेगा। तो क्या होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x? तो क्या होगा ना, देयर इज एन x रियल नंबर, देयर इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर,
तो ये जो बीच में गैप है दैट्स द फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। या तुम ऐसा समझ सकते हो रियल नंबर के अंदर जो रेजिड्यू है, रियल नंबर के अंदर जो रेजिड्यू है, रियल नंबर के अंदर जो डेसिमल पार्ट है वो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स है। मतलब जैसे 2.3 है तो इसका डेसिमल पार्ट कितना है 0.3, पॉजिटिव डेसिमल, पॉजिटिव डेसिमल। तो उसका पॉजिटिव डेसिमल पार्ट जो होगा वो फ्रैक्शन पार्ट होगा। या फिर तुम ऐसा देख सकते हैं, मतलब इट्स अ पॉजिटिव डेसिमल या रेजिड्यू बोल देंगे। तो ये हो गया एक्स, ये हो गया बॉक्स एक्स, और ये हो गया फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। तो तुम है ना इसको इजी करने के लिए एक और काम कर सकते हो, एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। तो सबसे बेस्ट है कभी भी फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स दिखे ना तो एक्स माइनस बॉक्स एक्स ऐसा लेके सॉल्व कर सकते हैं। पर 100% ऐसा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन फ्रैक्शन में भी लेके करना पड़ता है, कभी कभी बॉक्स में लेके करना पड़ता है, कभी कभी फ्रैक्शन में लेके करना पड़ता है। बच्चों को जनरली बॉक्स इजी जाता है क्योंकि बॉक्स का बहुत क्वेश्चन करते हैं, इंटीजर है तो इजी जाता है अंडरस्टैंड करने में। तो इसलिए तो तुम ऐसा कर सकते हो जब भी कोई फ्रैक्शन दिखे तो उसको बॉक्स में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन कभी कभी तुम्हें फ्रैक्शन में रह के भी सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब फ्रैक्शनल की रीडिफाइनिंग कैसे होगी? तो फ्रैक्शनल की रीडिफाइनिंग वहीं पे होगी जहां पे बॉक्स की रीडिफाइनिंग होती है, यानी इंटीजर्स पे ब्रेक। तो वही -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2। तो क्या आएगा ये? तो ये आएगा x प्लस 1, ये आएगा x, ये x माइनस 1। तो ये ऐसे चलता जाएगा। तो इससे देख के पता चला ये लीनियर्स है, ये लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं, लीनियर इक्वेशन लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं। अब ध्यान से देखना, इनपुट इनपुट बाउंडेड है, इनपुट बाउंडेड है तो उसकी ग्राफ भी बाउंडेड होगी। एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम ना कंटिन्यूटी फंक्शन में, कि अगर फंक्शन उसमें कंटिन्यूस है और डोमेन बाउंडेड है तो रेंज भी बाउंडेड होगी। एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, अगर कंटिन्यूस फंक्शन है, अगर डोमेन बाउंडेड है तो रेंज भी बाउंडेड होगी, क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम कहती है एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम कहती है कि कंटिन्यूस फंक्शन मस्ट हैव अचीव ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड द लीस्ट वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट है तो इसकी ग्राफ की प्लॉटिंग। तो जीरो, क्लोज जीरो से ओपन 1, यू हैव टू वेरी केयरफुल एट एंड पॉइंट्स। और कितना केयरफुल रहना है कि एंड पॉइंट पे डॉट आएगा कि हॉलो आएगा, एंड पॉइंट पे डॉट आएगा कि हॉलो आएगा। तो ये -1, 0, 1, 2, 3, 4 फिर सो ऑन चलता जाएगा। इसको देख के एक चीज और समझ में आ गई, ये पीरियोडिक है, क्योंकि देखो ना ये बार बार रिपीट कर रहा है। तो इस इंटरवल में जो आ रहा है वही इंटरवल वापस आ रहा है, यही वापस आ रहा है, वापस आ रहा है। तो दिस इज द लेंथ, दिस लेंथ इज 1 यूनिट, so it is a periodic with time period 1, it is periodic with time period 1। कभी भी मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल, ये तीनों दिख गया, 100% रीडिफाइनिंग, 100% रीडिफाइनिंग। रिमार्क, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, अगर एक्स इंटीजर है तो 0 होगा क्योंकि उसके अंदर कोई डेसिमल नहीं है, कोई रेजिड्यू नहीं है। अगर फ्रैक्शनल के अंदर इंटीजर आ गया तो इसके अंदर तो कोई रेजिड्यू होता ही नहीं है, तो एक्स का फ्रैक्शनल और सेम ही रहेगा, तो ये इसका m का फ्रैक्शनल 0 हो जाएगा। थर्ड, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x, तो x अगर इंटीजर है तो ऑब्वियसली 0 है, पर x अगर इंटीजर नहीं है तो 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये निकाल भी सकते हैं, देखो कैसे। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x को लिख सकता हूं मैं -x माइनस ऑफ बॉक्स ऑफ -x, वो डेफिनेशन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ समथिंग इज इक्वल टू समथिंग माइनस बॉक्स ऑफ समथिंग। फिर अपन वो प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि बॉक्स x प्लस बॉक्स ऑफ -x -1 होता है, तो ये आ जाएगा -1 माइनस बॉक्स x, तो 1 माइनस x माइनस बॉक्स x, तो 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x।
दिस इज आंसर। बाकी इसके ग्राफ प्लॉटिंग अपन ट्रांसफॉर्मेशन में सीखेंगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन है और इसमें ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, x की जगह माइनस एक्स रखा है, x की जगह माइनस एक्स रखा है। तो हम लोग ये सीखेंगे कि इनपुट में अगर x की जगह माइनस एक्स रखते हैं तो ग्राफ में क्या चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट, y is equal to x is to n where n belongs to नेचुरल नंबर। तो इनके डोमेन रेंज, जस्ट बेसिक्स को क्लियर करने के लिए। तो उससे पहले एक और चीज बता देता, डोमेन और रेंज की डेफिनेशन। देखो, डोमेन सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x होगा, रेंज सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y होगी। किसी का माइक ऑन है? तो डोमेन सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x होगा और रेंज सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y होगा। ठीक है, तो अब डोमेन क्या होता है, x की वो वैल्यूज जिस पे फंक्शन इज डिफाइंड, और यू कैन से मीनिंगफुल। रेंज होता है आउटपुट, मतलब फंक्शन क्या देगा, और क्या देगा ये डिपेंड करता है कि उसको इनपुट क्या मिल रही है, उसको इनपुट क्या मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट, डोमेन कंपलसरी है, आना ही चाहिए तुमको। अगर डोमेन निकालना नहीं आता है, कैलकुलस खतरे में है। तो डोमेन निकालना आना चाहिए, डोमेन निकालना कंपलसरी है, डोमेन निकालना इजी है। डोमेन इजी जाता है निकालना, क्यों? यू अप्लाई ऑल द कंडीशन एंड टेक इंटरसेक्शंस। कम कंडीशंस लगा दो और इंटरसेक्शन ले लो तो डोमेन निकल जाती है। कंडीशंस लगा दो, इंटरसेक्शन, डोमेन निकल जाते हैं। अभी नेक्स्ट 5 मिनट के अंदर मैं बताता कैसे डोमेन निकलता है। तो डोमेन कंपलसरी है, आना चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा, कैलकुलस आगे नहीं बढ़ने देंगे। रेंज ऑप्शनल है बट डिफिकल्ट है, और रेंज अगर निकाल लिए तो क्वेश्चन और अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, तुम और अच्छी ऑब्जेक्टिव अप्रोचेस लगा सकते हो रेंज के लिए। लेकिन रेंज क्वेश्चन अटकाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, पर डोमेन क्वेश्चन अटका देगा, क्योंकि अगर तेरे पास डोमेन नहीं है क्वेश्चन अटका देगा वो। तो रेंज ऐसा नहीं करेगा, रेंज पर्टिकुलरली डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन भी, पर ऐसा है कि जनरली क्वेश्चन अटकाएगा नहीं, डोमेन 100% अटका देगा। क्योंकि बिना डोमेन के तुम कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डेफिनेट इंटीग्रेशन कुछ बात ही नहीं कर पाओगे, एरिया अंडर द कर्व, मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमम मिनिमा। ओके, रेंज ऑप्शनल है, रेंज डिफिकल्ट जाता है निकालना क्योंकि उसमें फंडे लगते हैं। दूसरा, ये कोई एक चैप्टर का काम नहीं है, इसमें अलग अलग चैप्टर भी काम करते हैं इस। ठीक है, नेक्स्ट है, तो y इज इक्वल टू एक्स टू एन, डोमेन और रेंज। डोमेन क्या इनपुट लेगा और क्या आउटपुट देगा, तो ये सब कुछ ले लेगा, तो डोमेन एक्स एलिमेंट ऑफ आर। रेंज इसकी डिपेंड करेगी एन इवन है कि ऑड है, एन इवन है कि ऑड है, क्योंकि अगर इवन है तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज देगा, नॉन नेगेटिव वैल्यूज देगा, नॉन नेगेटिव वैल्यूज देगा। और एन ऑड है, अगर एन ऑड है तो सब कुछ नेगेटिव भी देगा, फिर उस केस में नेगेटिव भी देगा, पॉजिटिव भी देगा। अब इसको डिनोमिनेटर में ले गया, क्या फर्क पड़ा डिनोमिनेटर में ले जाके, अब इनपुट में जीरो नहीं होगी क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं हो सकता। और रेंज में क्या फर्क पड़ेगा, रेंज में फर्क ये पड़ेगा कि y कभी जीरो नहीं हो पाएगा, क्योंकि y को जीरो होने के लिए x को इंफिनिटी होना पड़ेगा, पर x इंफिनिटी हो नहीं सकता,
x इंफिनिटी हो नहीं सकता, y 0 आएगा नहीं। सेम ऐसे ही है, ऑड होगा तो उसमें से 0 निकल जाएगी। तो बस फर्क क्या पड़ा, तुम अगर नोटिस करो तो सब में से 0 निकल गया, सब में से 0 निकल गया। y is equal to x is to 1 by n, मेरा n belongs to natural number। ये कुछ ऐसी शक्ल है जैसे x is to 1 by 2, x is to 1 by 4 डॉट डॉट डॉट, x is to 1 by 3, x is to 1 by 5 डॉट डॉट। इस बार क्या होगा, डोमेन में भी केसेस बन जाएंगे। तो n अगर इवन है तो ये सिर्फ नॉन नेगेटिव वैल्यूज ही लेगा, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और n अगर ऑड है तो ये नेगेटिव वैल्यू भी ले सकता है, तो x बिलोंग्स टू रियल। अगर n इवन है तो पॉजिटिव वैल्यूज नॉन नेगेटिव वैल्यूज देगा, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। n अगर ऑड है तो नेगेटिव पॉजिटिव 0 सब देगा। अब इसको डिनोमिनेटर में ले गए तो क्या फर्क आएगा, सिर्फ 0 मिसिंग हो जाएगा, सिर्फ 0 मिसिंग हो जाएगा। तो ऊपर वाला ही जो है वही है पूरा, बस 0 मिसिंग हो जाएगा। अच्छा, x इंफिनिटी नहीं हो सकता तो y कभी 0 नहीं हो सकता, x कभी इंफिनिटी नहीं हो सकता तो y कभी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चंस वगैरह देख लेना, तो क्वेश्चंस देख लिए तो और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। नेक्स्ट है डोमेन, डोमेन फॉर विच द फंक्शन इज मीनिंगफुल। ये कंपलसरी है, आना चाहिए, कैलकुलस अटका देगा नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व होने नहीं देगा। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने देगा ये। सो डोमेन, तो कंडीशंस बता देता हूँ, जैसे कभी लॉग के आगे आ गया तो लॉग के आगे क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में आ गया 0 नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर आ गया नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ऐसा। नेक्स्ट, डोमेन निकालने के भी दो तरीके हैं, डोमेन निकालने के भी दो तरीके हैं। तो डोमेन निकालने के दो तरीके, पहला तरीका है कि किस x के लिए मीनिंगफुल है, तो उसमें दो तरीके हैं, किसके लिए मीनिंगफुल है ना। दूसरा तरीका है किसके लिए मीनिंगलेस है। तो अगर तुम ऐसा करते हो किसके लिए मीनिंगफुल है, तो जिसके लिए मीनिंगफुल है वो डोमेन है, तो वही डोमेन आ जाएगी। लेकिन अगर तुम ऐसा निकालते हो कि वो किसके लिए मीनिंगलेस है, ये भी निकालने का तरीका है, तो फिर क्या करेंगे, आर में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आर में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आर में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये, तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 1/x है, तो इसकी डोमेन क्या होगी, r माइनस, जब ये मीनिंगलेस है, और ये मीनिंगलेस कब है, जब डिनोमिनेटर 0, तो निकाल दिया, तो r माइनस 0। नेक्स्ट, कभी कभी क्या होता है, फंक्शन प्लस फंक्शन इज ऑल्सो अ फंक्शन, तो फंक्शन प्लस फंक्शन इज ऑल्सो अ फंक्शन, फंक्शन इनटू फंक्शन इज अ फंक्शन। व्हेन आई से फंक्शन, मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिक इमेज। So when I say function, इसका क्या मतलब हुआ, each and every element has a unique image. So when I say function, तो वो definition आ जाएगी फिर, each and every element has a unique image. ठीक है, नेक्स्ट है, तो अब पूरे की अगर डोमेन निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, अगर मैं इंडिविजुअल की डोमेन निकाल सकता हूं तो कैसे, तो देखो, तो सपोज fx की डोमेन d1 है, इसका क्या मतलब है, x की वैल्यूज कुछ इंटरवल्स आ रहे होंगे, gx की डोमेन d2 है, तो एडिशन की डोमेन क्या होगी, d1 इंटरसेक्शन d2। इंटरसेक्शन क्यों लिया, क्योंकि दोनों साइमल्टेनियसली ट्रू होने चाहिए। जब कभी भी कोई साइमल्टेनियस होता है इंटरसेक्शन, एंड जब ऑप्शन होता है और यूनियन, तो दोनों को ऐड किया, तो मुझे वो एक्स चाहिए जो दोनों पे मीनिंगफुल होने चाहिए, तो इंटरसेक्शन।
सब्ट्रैक्शन किया इंटरसेक्शन, मल्टीप्लिकेशन किया इंटरसेक्शन, डिवीजन किया इंटरसेक्शन। लेकिन एक वो x भी निकल जाएगा जब डिनोमिनेटर जीरो थी, जब डिनोमिनेटर जीरो थी, क्योंकि देखो जी जब जीरो हो रहा होगा तो वो मीनिंगफुल हो सकता है, लेकिन एफ अपॉन जी में जब जी जीरो आएगा तो वो x के लिए मीनिंगफुल नहीं रहेगा एफ अपॉन जी। तो इसलिए वो x भी निकालना पड़ेगा जब डिनोमिनेटर जीरो हो रही है। तो जैसे कैसे करते हैं क्वेश्चन सॉल्व, तो आइडिया दे देता हूं मैं। तो मान लो जैसे फंक्शन दिया रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 प्लस 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14। तो अब देखो इसकी डोमेन निकालेंगे D1, इसकी डोमेन निकालेंगे D2। तो D1 क्या होगी, रूट के अंदर की क्वांटिटी नॉन नेगेटिव, एंड D2 वो डिनोमिनेटर में भी बैठा है, रूट के अंदर भी बैठा है। तो डिनोमिनेटर में बैठा है जीरो नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर है पॉजिटिव होना चाहिए, तो ग्रेटर देन जीरो, और दोनों का इंटरसेक्शन फाइनल आंसर, दोनों का इंटरसेक्शन फाइनल आंसर। ये आना चाहिए करना। नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैं एफ ऑफ एक्स क्यों लिखता हूं, एफ मतलब रूल, एक्स मतलब इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो रूट ओवर एक्स प्लस 5 अपॉन ln ऑफ 9 माइनस एक्स, रूट ओवर एक्स प्लस 5 अपॉन रूट ln ऑफ 9 माइनस एक्स। डोमेन निकालना इजी है, यू अप्लाई ऑल द कंडीशंस। तो ऑल द कंडीशन क्या है, पहला रूट के अंदर की क्वांटिटी नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, एंड लॉग के आगे की क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, एंड डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तीनों की कंडीशन लगा दो, तीनों का इंटरसेक्शन फाइनल आंसर। तो ये बहुत अच्छी बात है डोमेन में, यू अप्लाई ऑल द कंडीशन एंड टेक इंटरसेक्शन, यू अप्लाई ऑल द कंडीशन टेक इंटरसेक्शन। नेक्स्ट, अब थोड़ा दिमाग लगाना होता है, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर इंजीनियरिंग, वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर मेडिकल। तो y इज इक्वल टू रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें क्या होता है फंडा, ये आती है नंबर लाइन पर, ये आता है सर्कमफ्रेंशियली क्वाड्रेंट में, है ना, एक आता है नंबर लाइन पे, एक आता है क्वाड्रेंट में। तो बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि किधर से इंटरसेक्शन लो, तो उसका बेस्ट तरीका है सबको नंबर लाइन पे लाओ। क्यों, क्योंकि हम फाइनली जो डोमेन लिखते हैं वो नंबर लाइन पे लिखते हैं। नेक्स्ट, सबको नंबर लाइन पे लाए, और सब नंबर लाइन पे आएंगे ही आएंगे, क्योंकि नंबर लाइन रियल नंबर है, तो सबको नंबर लाइन पे लेके आओ। तो ये दूसरा वाला बोलता है 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 16। तो -4 से 4 के बीच डॉट टू डॉट, तो साइन एक्स को भी लेके आओ। तो साइन एक्स क्या चाहिए, नॉन नेगेटिव। साइन एक्स नॉन नेगेटिव कहाँ पे होती है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में। तो क्या होगा वो माइनस लोकेट करना पड़ेगा, तो 0 से पाए, पहला 0 से पाए होगा, फिर अगला, तो ऐसे ढूंढते जाएंगे अपन। तो पहले 0 से पाए आया, फिर 2 पाए से 3 पाए आएगा, 2 पाए बहुत आगे है, तो ये ऐसे चलता ही रहेगा, ऐसे पीछे भी चलेगा, -2 पाए से -पाए। तो ये ऐसे हर पाई पाई की गैप में चलता रहेगा, ऐसे और पीछे भी जाएगा, पर कोई सेंस नहीं है। क्यों, क्योंकि इंटरसेक्शन में वो आएगा ही नहीं, ये भी आएगा नहीं, तो इंटरसेक्शन में सिर्फ इतना पार्ट आएगा। तो x बिलोंग्स टू -4 से -पाई इंटरसेक्शन यूनियन 0 से पाई। सेट्स को जोड़ जोड़ के लिखना होता है तो हम यूनियन लेते हैं, सेट्स को जोड़ जोड़ के लिखना होता है तो हम यूनियन लिखते हैं। तो डोमेन निकालने में आसान है, यू अप्लाई ऑल द कंडीशन एंड टेक इंटरसेक्शन। नेक्स्ट, y is equal to x plus 1 c 2x minus 8, ये कॉम्बिनेटोरियल कोएफिशिएंट है, तो इसकी क्या कंडीशन है, सुपरस्क्रिप्ट होल नंबर होना चाहिए, सबस्क्रिप्ट होल नंबर होना चाहिए, सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये अवेलेबल ऑब्जेक्ट बताता है, और ये ऑब्जेक्ट्स टू बी सेलेक्टेड बताता है। तो सिलेक्शन ऑब्जेक्ट्स टू बी सेलेक्टेड, तो
10 में से 12 नहीं चूज कर सकता मैं, पर 10 में से 9 और 8 तो कर सकता। तो इसलिए सबस्क्रिप्ट इज लेस देन इक्वल टू सुपरस्क्रिप्ट, और तीनों का इंटरसेक्शन मेरा फाइनल आंसर। डोमेन मुझे ये बताती है कि स्टडी कहां से कहां तक करनी है, स्टडी कहां से कहां तक करनी है। ओके, 2 मिनट का ब्रेक। ओके, सो नेक्स्ट है रेंज। रेंज डिफिकल्ट जाता है, रेंज बच्चों को डिफिकल्ट जाता है। उसका रीजन है क्योंकि ये अलग अलग चैप्टर से जुड़ा हुआ है। उसका रीजन है फंडे लगते हैं। उसका रीजन है इनइक्वालिटीज क्रिएट होती है, और इनइक्वालिटी खुद एक डिफिकल्ट टॉपिक है पूरे मैथमेटिक्स में। होल मैथमेटिक्स में इनइक्वालिटी इज वन ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक। ये बच्चों को डिफरेंट करती है। जिसको इनइक्वालिटी के क्वेश्चन जम रहे हैं, मतलब उसका लेवल हाई है। नेक्स्ट, पर रेंज के लिए कभी भी ध्यान देना वो क्या देगा कि उसको क्या मिल रहा है। क्या हो रहा है यार, सॉरी। तो y इज इक्वल टू साइन x, ये क्या देगा? इसको मिल रहा है रियल नंबर, तो ये देगा -1 से 1।
y इज इक्वल टू साइन रूट एक्स, ये क्या देगा, इसको क्या मिल रहा है, और रूट एक्स देगा सारी नॉन नेगेटिव वैल्यू। इसका मतलब है पॉजिटिव एक्स एक्सेस, तो साइन को मिलेगी पॉजिटिव एक्स, और साइन को अगर पॉजिटिव एक्स एक्सेस मिल गई तो चारों क्वाड्रेंट कवर हो गए ना, तो रेंज आएगी -1 से 1। अब बच्चे क्या फीलिंग में चले जाते हैं, फीलिंग कैसी, अरे रूट है पॉजिटिव आएगा नेगेटिव वाला नहीं आएगा, इट्स अ मैथ्स, है ना, तो यहाँ फीलिंग का कुछ काम नहीं है। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू cos रेस टू 4x/5 माइनस sin रेस टू 4x/5। मुझे ये समझाना है कि कभी कभी अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो रेंज निकालना आसान हो जाता है, और रेंज निकालने के लिए सिंप्लीफाई करना पड़ता है। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो 1 हो जाएगा, क्योंकि cos स्क्वायर x/5 प्लस sin स्क्वायर x/5 1 होता है। और नेक्स्ट आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी cos स्क्वायर x/5 माइनस sin स्क्वायर x/5, cos स्क्वायर x/5 माइनस sin स्क्वायर x/5, तो ये हो जाएगा cos ऑफ डबल एंगल। इसको सारे रियल नंबर्स मिल रहे हैं, तो ये देगा भी रियल नंबर्स आउटपुट, तो -1 से 1। अब जैसे एक क्वेश्चन और देता देखो, तो y इज इक्वल टू 4 tan x इंटू cos x, रेंज निकालने के लिए सिंप्लीफाई करना पड़ता है, तो ये हो जाएगा sin x अपॉन cos x इंटू cos x, cos x कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू 4 sin x, तो y की क्या वैल्यू आएंगी, जो sin x की आएगी, तो -4 से 4। पर यहाँ गलती क्या हो गई, हमने आंसर इसको देख के किया है, पर कैलकुलस में जो चीज एक बार लिख दी, चीज उसके हिसाब से चलती है। तो ये आया है, ये दिया नहीं है, दिया क्या है ये, तो इसके हिसाब से चलेगा। तो क्या चलेगा इसके हिसाब से, ये डोमेन डिसाइड करेगा, और इसमें 10x प्रॉब्लम दे रहा है, तो y एक्सिस इज मिसिंग, तो r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, तो y एक्सिस मिसिंग, तो ये sin x को कभी y एक्सिस मिलेगा नहीं, तो ये -1 और 1 देगा नहीं, तो y कभी -4 और 4 होगा नहीं, तो ओपन इंटरवल। आया समझ में कितना फर्क आ जाता है, तो -4 और 4 पे ओपन इंटरवल आ जाएगा, तो -4 और 4 पे ओपन इंटरवल आ जाएगा। बाकी फंडे लगते हैं, जैसे y इज इक्वल टू cos ऑफ 2 sin x, तो देखो आउटपुट क्या आएगी, cos क्या दे रहा है, पर cos क्या देगा, उसको क्या मिल रहा है, cos को क्या मिल रहा है कि 2 sin x क्या देगा, और sin x को क्या मिल रहा है, sin x को रियल नंबर मिल रही है, तो 2 sin x क्या देगी, -2 से 2। इसका मतलब है इस cos को बाउंडेड मिल रहा है, तो इस बार रेंज में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो ठीक है, कैसे करते, ग्राफिकल अप्रोच, इजी जाता है। तो cos का ग्राफ प्लॉट कर दो, cos का ग्राफ प्लॉट कर दो। अब इसमें इसको मिल क्या रहा है, -2 से 2, ये है -π, ये है π, तो इसको मिल रही है -2 से 2, यहां से यहां तक, तो उसको इतना इनपुट मिल रहा है, तो उतने इनपुट पे वो क्या देगा, इतना ही देगा। इतना, तो बाकी सब रिजेक्ट, तो इसका y एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन आएगा वही अपना आंसर होगा। तो लीस्ट वैल्यू हो गई cos 2, ग्रेटेस्ट वैल्यू हो गई 1, तो रेंज आ गई cos 2 से 1। बी केयरफुल एट एंड पॉइंट्स, cos 2 मिल रहा है क्या, cos 2 मिल रहा है क्या, मिल रहा है, तो क्लोज इंटरवल, और 1 मिल रहा है क्या, क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो इसलिए रेंज में बहुत ये ध्यान देना पड़ता है कि मिल क्या रहा है। अब एज ए सिंपल से एग्जांपल,
तो सिंपल एग्जांपल जैसे y इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो अब बॉक्स क्या देगा कि उसको क्या मिल रहा है, उसको क्या मिल रहा है कि फ्रैक्शनल क्या दे रहा है, फ्रैक्शनल क्या देगा कि फ्रैक्शनल को क्या मिल रहा है, फ्रैक्शनल को x मिल रही है पूरी रियल नंबर, तो फ्रैक्शनल क्या देगा 0 से 1। बॉक्स को मिल रहा है 0 से 1 नंबर, तो बॉक्स क्या देता है उस समय 0। y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल ऑफ बॉक्स x। फ्रैक्शनल क्या देगा कि इसको क्या मिल रहा है, इसको क्या मिलेगा कि बॉक्स क्या दे रहा है, बॉक्स देता है इंटीजर, यानी फ्रैक्शनल को मिल रही है इंटीजर और फ्रैक्शनल इंटीजर पे क्या देता है 0। फ्रैक्शनल इंटीजर पे क्या देगा 0। नेक्स्ट ये चैप्टर के अंदर जो और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है जैसे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब 1 1 मैनी 1 ऑन टू इनटू, इनवर्स फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, ऑड इवन फंक्शन एंड पीरियोडिक फंक्शन। बहुत ही लेंदी चैप्टर है ये, एक्चुअली इट्स वेरी लेंदी चैप्टर। एक मिनट ना, तो चैप्टर बहुत बड़ा है ये, और टॉपिक्स यार ये अब कुछ को डिफिकल्ट लगते हैं, कुछ को इजी लगते हैं। देखो कैलकुलस के अंदर एक चीज क्लियर है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना, कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर है तो प्रॉब्लम नहीं आती। अब बच्चों को इश्यू क्या आता है, अरे यार ये पॉइंट तो चेक ही नहीं किया मैंने, अरे यार ये तो भूल ही गया, अरे यार ये तो देखा ही नहीं। तो वो एक एक छोटी छोटी चीज मिस हो जाती है इसके अंदर, बहुत खतरनाक है थोड़ा, पर जबरदस्त कॉन्फिडेंस है। अगर आप कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर है ना तो फिर बहुत इजी जाता है ये चैप्टर। और इसमें एक अच्छी बात क्या है ना, पूरी कैलकुलस में अगर तुम देखोगे ना रिवीजन कुछ भी नहीं है, बहुत, अगर तुम देखोगे हर चैप्टर में बहुत कम कम थ्योरी है, सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। अगर इंटीग्रेशन चैप्टर में भी अगर मैं देखूं तो हार्डली मेजर टॉपिक 5-6 ही हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत है। तो कैलकुलस में ये एक चीज है कि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है लेकिन थ्योरी कम है, तो तुम क्विकली एक ही शॉट में रिवाइज कर सकते पूरा एक चैप्टर। अब जैसे लिमिट्स चैप्टर है, लिमिट्स में क्या है, पहले डेफिनेशन है, फिर कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स है, बाकी सब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। कैलकुलस में एक और इंपॉर्टेंट चीज है, तुम्हें लैंग्वेज भी पढ़नी आनी चाहिए, जो सिंबॉलिक लैंग्वेज दे रखी है उसको कम्युनिकेट करना आना चाहिए, क्या मतलब है इसका, तो क्या होता है ना, तो स्मार्टनेस आती है। तो बाकी बच्चे क्या कर रहे होते हैं ना, वो सोच रहे होते हैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं जिससे ये सही सॉल्व हो, ऐसे नहीं होता। वो फिजिक्स में भी ऐसे सोचते हैं कि क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन पढ़ के फिर सबको सिंबल देना चालू करते हैं, देखो ये m1 दे रखा है, ये a दे रखा है, ये दे रखा है, फिर सोचते हैं कि कौन सा फॉर्मूला है जिसके अंदर ये सारी चीजें आती है। तो वो काम करता है ऐसा नहीं है, काफी टाइम काम भी करता है वो, बहुत काम करता है वो चीज, क्योंकि बच्चा उससे रिलेटेड एक फॉर्मूला सोचता है। पर कैलकुलस में ऐसा नहीं चलता। तो तुम अगर स्मार्टनेस, क्योंकि कैलकुलस तुम्हें क्या करती है ना, ऑब्जेक्टिव अप्रोचेस भी डेवलप करके दे सकती है। कैलकुलस ऑब्जेक्टिव अप्रोचेस डेवलप कर सकती है, कैलकुलस तुम्हें तुम ऑप्शंस देख कर आंसर सोच सकते हो, कैलकुलस तुम्हें मल्टी अप्रोचेस भी दे सकता है।
ऐसा नहीं है कि तुम एक ही अप्रोच पकड़ के बैठ जाओ, तुम्हें मल्टी अप्रोचेस भी दे सकता है। तो ये, तो इसलिए कैलकुलस है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, ये कैलकुलस सेक्शन, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। पूरी इंजीनियरिंग इस पे टिकी हुई है, तुम्हारे आगे के जो 4 साल हैं वो इस पे ही निकलने वाले हैं। और तुम खुद भी देख सकते हो, तुम्हारी फिजिक्स जो चालू हुई है वो कैलकुलस से ही है, और बहुत कैलकुलस मिलता होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिकल फंक्शंस। Identical function is also known as a equal function. Identical function is also known as a equal function. हाँ, एक मिनट, मैं आया, एक मिनट। ओके, तो इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन, इसमें क्या होता है ना, बच्चों के दिमाग में दो चीजें तो रहती है, डोमेन और रेंज, पर वो कई बार गड़बड़ कर जाते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट बहुत रेयरली मिलेगा, एक्चुअली बहुत रेयरली मिलेगा। तो इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शंस, तो पहला कंडीशंस क्या क्या है, दोनों की डोमेन सेम होनी चाहिए, दोनों की रेंज सेम होनी चाहिए, दोनों की डोमेन सेम होनी चाहिए, दोनों की रेंज सेम होनी चाहिए, और दोनों सेम एक्स पर सेम वैल्यू देनी चाहिए, सेम एक्स पर सेम वैल्यू देनी चाहिए। अब ये इसकी जरूरत कैसे पड़ी, देखो क्यों, ट्रिकी है थोड़ा। साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों की डोमेन सेम है, दोनों की रेंज सेम है, पर दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि अगर साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स हो जाएगा तो टेन एक्स हमेशा 1 हो जाएगा। तो दोनों इक्वल फंक्शन नहीं है। एक दूसरा, दोनों का ग्राफ भी तो सेम नहीं है, ये साइन एक्स का ग्राफ है, ये कॉस एक्स का ग्राफ है, नहीं तो इक्वल होता है तो दोनों का ग्राफ भी सेम होता है। तो इसमें थर्ड वाली काम आई, ये जनरली रेयरली मिलेगी बहुत, क्योंकि दो पे काम हो जाता है, ये दो पे काम हो जाता है, ये दो पे काम हो जाता है, तो थर्ड वाली मुश्किल ही मिलती है। ओके, तो कुछ एक दो एग्जांपल्स लेके देख लेते हैं। तो जैसे देखो, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स और एक्स, ये नॉन आइडेंटिकल है, क्योंकि ये जीरो नहीं हो सकता, पर ये तो जीरो हो सकता है। एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 1/x, ये आइडेंटिकल है, क्योंकि यहाँ भी जीरो नहीं हो सकता, यहाँ भी जीरो नहीं हो सकता। रेंज आ जाएगी सेम, रेंज भी सेम आ जाएगी। रूट एक्स स्क्वायर एक्स, नॉन आइडेंटिकल, क्योंकि ये नेगेटिव हो सकता है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स, आइडेंटिकल, और यही रीजन है कि रूट एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स लिखते हैं। तो ये फर्क पड़ता है कैलकुलस में ना, इक्वल टू का बच्चे ध्यान नहीं देते, उनको लगता है चल रहा है, चलने दो ऐसे ही, तो वो भी पेपर भी वही करता है, चलो चलने दो, ऐसे ही चलने दो। cosec x 1 अपॉन sin x, sin x 1 अपॉन cos x। तो इसमें क्या है ना, स्टूडेंट को लगता है कि हाँ ये तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही हैं, ये तो हमने बचपन से पढ़ा है, 10th में मैडम ने भी पढ़ाया था। तो पर एक्चुअली ऐसा नहीं है, देखो यहाँ पर x एक्सिस मिसिंग है, यहाँ पर भी x एक्सिस मिसिंग है, आइडेंटिकल। सो cosec x इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin x। यहाँ x एक्सिस मिसिंग है,
पर यहाँ एक्स एक्सिस मिसिंग नहीं है, इसका डोमेन रियल है, ये नॉन आइडेंटिकल है। तो cosec x is the reciprocal of sin x, but sin x is not the reciprocal of cosec x. तो फिर बच्चे बोलेंगे तो क्या सर हम sin x को कभी 1 cosec x नहीं लिख सकते? लिख सकते हो, पर कैलकुलस में तुम जैसे ही sin x को 1 cosec x तुमने लिखा तो तुमने ये मान चुके हो कि x इज नॉट इक्वल टू n पाई। तो x इज इक्वल टू n पाई के लिए तुम्हें अलग से सॉल्विंग करनी पड़ेगी, तो इसमें केसेस बन जाएंगे फिर उस केस में। तो देखो तुम cosec x को 1 sin x तुम कभी भी लिख सकते हैं ब्लाइंडली। तुम cosec x को रेसिप्रोकल ऑफ sin x तुम कभी भी लिख सकते हैं ब्लाइंडली, क्योंकि वो आइडेंटिकल फंक्शन है, तो तुम उसको कभी भी लिख सकते हैं। लेकिन sin x को ब्लाइंडली cosec x रेसिप्रोकल नहीं लिख सकते, केसेस बनाने पड़ेंगे। देखो ये वही सिचुएशन है, ए बी इक्वल टू सी है और ए इक्वल टू सी बाई बी है, दोनों में फर्क है। तुम इसको ए बी इक्वल टू सी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये बोल चुका है कि ये डिनोमिनेटर में एंड बी नॉट इक्वल टू 0। लेकिन इसमें ए इक्वल टू अगर सी बाई बी लिखा तो दो केसेस लेने पड़ेंगे, जब बी नॉट इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0, तो अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ये इट्स अ प्योर एडवांस लेवल। मेंस को ठीक है इतनी पढ़ी नहीं है तुम्हारी, पर दिस इज अ एडवांस लेवल। और एडवांस ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये स्टेप्स आएगी क्वेश्चन के अंदर, तो क्वेश्चन के अंदर एक एज ए स्टेप यूज होगी है, क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो एज ए स्टेप लगाएगा ताकि तुम्हारा पूरे क्वेश्चन का कचरा करे। आ रहा है समझ में? एडवांस ये और है प्रॉब्लम, पहले तो क्वेश्चन पढ़ने को मजबूर करता, दूसरा फिर उसको समझने को, फिर उसके लिए अप्रोच सोचना, फिर उसके लिए जो तुम सॉल्विंग करोगे तो हर स्टेप पे केयरफुल रहना पड़ता है ना। ऐसा ओवर केयरफुल भी मत हो जाना कि नहीं यार गुप्ता सर ने तो बोला था हर स्टेप पे केयरफुल होना है। कॉन्फिडेंस लेवल भी डिपेंड करता है तुम्हारे पर। एडवांस चेक करती रहती है, ऐसे आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं देती, वो चेक करती रहती है बच्चे का माइंड। मेंस में इतना नहीं है, मेंस में चलता है, क्या करेगा मेंस। पिछले साल 16 पेपर बनाए थे, इस बार 32 पेपर बनाने हैं, तो कहां तक पेपर बनाएगा, कहां तक क्वेश्चंस बनाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ एनटीए के पेपर कर लेना, बहुत रिपीट होंगे क्वेश्चन इस बार, तो भर भर के रिपीट होने वाले हैं। ओके एक मिनट में पानी पी लेता मैं। ओके सो नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब फर्स्ट क्लासिफिकेशन और सेकंड क्लासिफिकेशन। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है डोमेन साइड से, तो दो है, 1-1 और मैनी वन। लैंग्वेज से पता चल रहा है, एक के लिए एक, बहुतों के लिए एक, 1-1 मैनी वन। तो रिलेशन में कुछ भी चलेगा, रिलेशन में 1-1 मैनी वन, 1 मैनी 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 सब चलेगा। अथॉरिटी सर एनटीए के मॉक टेस्ट कब तक आएंगे यार? वो तो एनटीए बताएगी, तो वेबसाइट चेक करते रहना हर 3-4 दिन में, डेली मत चेक करना, 3-4 दिन में चेक कर लेना, बट होपफुली 30 जनवरी से पहले देना चाहिए। 30 जनवरी से पहले देना चाहिए ताकि बच्चों को क्लैरिटी आए। सर लास्ट ईयर एक रहना, लास्ट ईयर बच्चों को डाउट आ रहे थे, लास्ट ईयर 2020 में इन्होंने न्यूमेरिकल टाइप चालू किए थे, तो न्यूमेरिकल टाइप स्टार्ट किए थे, तो बच्चों को डाउट आए थे भाई न्यूमेरिकल किस तरह के न्यूमेरिकल,
क्या नेगेटिव इंटीजर में भी आंसर होगा, डेसिमल में होगा, तो डेसिमल में कितने डेसिमल में होगा। तो उन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के 3 सैंपल निकाले थे कि ऐसे ऐसे आंसर करने हैं। तो मॉक टेस्ट देगी वो, होपफुली तो देना चाहिए, पर मेरे को लग रहा है देगी, एक भरोसा है मेरे को, और देना भी चाहिए उनको। हाँ, क्या बोल रहे हो, बोलो। सर वो अपना जो अभी न्यू इफेक्ट्स आया ब्रिटेन, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया पे न्यू कोरोना वायरस शिट, के, अपने इस पे है नहीं ना कुछ? अभी इंडिया में तो अभी तक है नहीं, ऐसा बोल रहे हैं मिनिस्टर। तो अभी तक मिनिस्टर्स ऐसा बोल रहे हैं, पर न्यूज में आया है कि कोलकाता, दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पे कुछ कुछ मिले हैं, पर उनको क्वारंटाइन कर दिया है। हाँ, अभी और भी रिसर्च आने बाकी हैं, पर इंडिया ने बोला है कि इंडिया काफी सेफ है, क्योंकि यूके से वो सारी फ्लाइट्स वगैरह सब बंद कर दी है। तो यूके से आने वाले सब बंद कर दिए। ये 400 साल पहले ही बंद कर देते तो बहुत अच्छा रहता, पर ठीक है, अभी कर दिया, कोई बात नहीं। तो एक मिनट। हाँ, तो क्या है ना, अभी वो चीज कंट्रोल में है, और दूसरा है ना, उसका वो इफेक्ट भी समझना बाकी है कि वो वैक्सीन कितना इफेक्ट, वैक्सीन उसको इफेक्ट कर पा रही है कि नहीं, या जो भी वैक्सीन उसको कंट्रोल कर पा रही है कि नहीं, है ना। तो अभी लोड नहीं है, क्योंकि इंडिया में सिचुएशन काफी कंट्रोल में है, क्योंकि कल ही लेस देन 20,000 आए हैं। तो मतलब लास्ट 6 मंथ्स में लोएस्ट है। तो इट्स अ गुड थिंग, एक्चुअली इट्स अ गुड साइन। और चीजें चल रही हैं, कोई लोड नहीं है बाहर, तुम अगर देखोगे तो सब चीजें चल रही है नॉर्मल कंडीशन में। और तो तुम्हें भी कोई इश्यू नहीं है अभी भी, और हो जाएगा पेपर यार। 10th के बच्चों ने एनटीएससी पेपर दिया यार 13 दिसंबर को, तुम तो दे ही दोगे। और वो प्रिकॉशन वगैरह सेफ्टी रखा ना, मास्क वगैरह, तो कोई दिक्कत नहीं है। सर ओके, अद्वैत सर, आप एक फिर से बोल सकते हैं एनटीए के पेपर से वो क्वेश्चन रिपीट होने। हाँ, ये एनटीए के, एनटीए अभ्यास है ना, एनटीए अभ्यास जो ऐप है, तो एनटीए अभ्यास ऐप पे 109 के ऊपर पेपर्स दे रखे हैं उन लोगों ने। तो वो पेपर्स में क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस हैं। इवन जो 2019 और 20 में जो पेपर हुए ऑनलाइन पेपर्स, उनके भी क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस हैं। क्योंकि वो पेपर बनाएगा कितना, ये एक्चुअली सिचुएशन क्या हो रही है ना, ये 2003 या 2004 में ये चालू हुआ था, विटसेट। तो जब विटसेट चालू हुई थी तो शुरू में भी उसके क्वेश्चन नए नए थे, पर एक टाइम के बाद क्या हुआ, विटसेट के पास नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने ज्यादा हो गए, अब क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो तुम खुद देख सकते हैं ना, तुम विटसेट की एक बुक सॉल्व कर लो, वो बुक सॉल्व कर लोगे तो उसमें से काफी क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। और बिटसेट के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लो, उसमें से काफी क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है, बच्चों का स्कोर और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ जाता है। सार्थक पवार सर, ऐप वाले पेपर्स वेब पर, हाँ हाँ, वो ऐप पर भी है और वेबसाइट पर भी है, तुम दोनों तरफ से उसको एक्सेस कर सकते हो, चलेगा। ओके, तो अभी तो फॉर्म भरने पे ध्यान दो, अब फॉर्म वगैरह कंप्लीट कर लो, एंड जो सर्टिफिकेट वगैरह मांग रहा है वो कंप्लीट करो। ओके, तो नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। तो फंक्शन का है 1 1 मैनी 1, पर रिलेशन में कुछ भी चलेगा, 1 1 मैनी 1, 1 मैनी मैनी मैनी, पर फंक्शन में नहीं, फंक्शन में 1 1 मैनी 1। रीजन, ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिक इमेज, है ना। ओके, नेक्स्ट है, तो 1 1 मैनी 1 क्या होता है। 1 1 is also known as a injective mapping, 1 1 is also known as a injective mapping। तो एरो डायग्राम में 1 1 मैनी 1, तो एरो डायग्राम में क्या दिख रहा है, कन्वर्जिंग, तो मैनी 1, और नो कन्वर्जिंग, तो 1 1। मैथमेटिकल डेफिनेशन, दो डिफरेंट इनपुट पे डिफरेंट आउटपुट आना, 1 1।
डिफरेंट इनपुट पे सेम आउटपुट आना, कम से कम ऐसे दो डिफरेंट इनपुट, कम से कम ऐसे दो डिफरेंट इनपुट जिसपे सेम आउटपुट आ रहा है, तो मैनी वन। एग्जाम्पल 1 1 मैनी वन। अच्छा, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब दोनों एक साथ अकर नहीं कर सकते। और नंबर ऑफ फंक्शंस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फंक्शन होगा नंबर ऑफ मैनी वन वन फंक्शंस प्लस नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शंस। नेक्स्ट, तो एक ही एग्जांपल दोनों कैसे हो सकता है? इट डिपेंड्स ऑन डिफाइनिंग। अगर क्वेश्चन में कभी डिफाइनिंग नहीं दे रखी है तो तुम उसकी डिफाइनिंग लोगे डोमेन टू रियल। अगर कभी डिफाइनिंग दी नहीं है तो डोमेन टू रियल, डोमेन तुम्हें निकालना पड़ेगा। लेकिन अच्छा क्वेश्चन देता है, एक अच्छा क्वेश्चन देगा, तो जैसे यहां पर देते हैं तो 1 1 मैनी वन, तो इंटीजर टू इंटीजर और रियल टू इंटीजर। तो यहाँ पर देखो इंटीजर इनपुट में रखी है तो आउटपुट में दो डिफरेंट इंटीजर पे डिफरेंट इंटीजर ही आएगा। पर रियल नंबर तो जब 0 से 1 लेंगे तो आउटपुट क्या आएगा? 1। इतने सारे इनपुट है जिसपे सेम आउटपुट आ रहा है, मैनी वन। ग्राफिकल अप्रोच, तो ln x 1 1, e raised to x 1 1, x स्क्वायर मैनी वन। तो ग्राफिकल अप्रोच, अगर x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की और एग्जैक्टली एक बार कट करेगी, एग्जैक्टली एक बार कट करेगी तो 1 1, और कम से कम दो बार कट करेगी तो मैनी वन, कम से कम दो बार कट करेगी तो मैनी वन, एक बार कट करेगी तो 1 1, कम से कम दो बार कट करेगी तो मैनी वन। नेक्स्ट, अब थोड़ा और फंडे लगाता हूं। अगर हमेशा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या हमेशा डिक्रीजिंग, हमेशा इंक्रीजिंग हमेशा डिक्रीजिंग तो 1 1, पर कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज है तो मैनी वन। मतलब तुम ऐसा सोच सकते हो, अगर एक बार भी मैक्सिमा या मिनिमा आया तो मैनी वन। तुम ऐसा सोच सकते हो, अगर एक बार भी टर्न हुआ, एक भी टर्न, 100% मैनी वन, 100% मैनी वन। ये तो हो गया ग्राफिकल अप्रोच, पर इसके लिए ग्राफ बनाना आना चाहिए। अगर मुझे ग्राफ बनाना नहीं आता तो तो एक मैथमेटिकल अप्रोच भी होनी चाहिए। तो वो मैथमेटिकल अप्रोच है डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव एक टूल है, वो हमारी हेल्प कर रहा है फंक्शन के बिहेवियर को स्टडी करने में, कि फंक्शन कब इंक्रीजिंग और कब डिक्रीजिंग है, फंक्शन कब इंक्रीजिंग और कब डिक्रीजिंग है। तो देखो, तो अगर f dash x इज ऑलवेज पॉजिटिव, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग 1 1, f dash x इज ऑलवेज नेगेटिव, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग 1 1। लेकिन f dash x कभी 0 हो गया, या मतलब कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव है, सपोज कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव है, तब देखते क्या होगा। तो चार केसेस पॉसिबल है। एक पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 है, f dash of a इक्वल f dash a इक्वल टू 0, तो चार पॉसिबिलिटी, प्लस प्लस, प्लस माइनस, प्लस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस और माइनस प्लस। तो प्लस मतलब इंक्रीजिंग, तो इंक्रीज करके इंक्रीज कर रहा है, तो ये हो गया मोनोटोनिक इंक्रीजिंग।
नेगेटिव से नेगेटिव, डिक्रीज तो डिक्रीज, तो ये हो गया मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। ये प्लस टू माइनस मतलब इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है, मैक्सिमा मैनी वन। नेगेटिव टू पॉजिटिव यानी डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा है, मिनिमा मैनी वन। पर कल को अगर मॉडुलस, बॉक्स और फ्रैक्शनल है तो तुम्हें रीडिफाइन करके करना पड़ेगा। मॉडुलस, बॉक्स और फ्रैक्शनल है तो रीडिफाइन करके करना पड़ेगा, क्योंकि ये अप्रोच तो तब एप्लीकेबल है जब फंक्शन डिफरेंशिएट हो रहा है, और फंक्शन डिफरेंशिएट तब होता है जब फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। फंक्शन डिफरेंशिएट तब होता है जब वो डिफरेंशिएबल होता है। तो जैसे अब एक क्वेश्चन है, fx इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। तो इसमें क्या होगा, तो मैं क्या करता, डेरिवेटिव से करता। तो इसका एफ डैश एक्स निकाला, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला तो वो पॉजिटिव आ रहा है, तो इसके दो रूट्स आने वाले हैं, ठीक है। अब ये वो क्वाड्रेटिक है, अब मैं डेरिवेटिव की स्टडी कर रहा हूँ, डेरिवेटिव की स्टडी कर रहा हूँ। तो ये वो क्वाड्रेटिक है जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, यानी रूट्स के बीच में नेगेटिव होगी और रूट्स के आगे पीछे पॉजिटिव होगी। तो देखो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है और फिर इंक्रीज कर रहा है। हाँ, तो यानी पहले फंक्शन, तो फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा, इंक्रीज, डिक्रीज और इंक्रीज। तो ये क्या हो गया, मैनी वन। तो इतना डिटेल स्टडी किया तो श्योरली आंसर आता है मैनी वन। पर इनमें ऑब्जेक्टिव अप्रोचेस भी लगाई जा सकती है। कैसे, अगर इस क्यूबिक के रूट्स देखूं तो 1 2 3 है, तो x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इसके फैक्टर्स हैं। तो f ऑफ 1 इक्वल टू f ऑफ 2 इक्वल टू f ऑफ 3, तो 0 आ गया। इसका मतलब है 3 इनपुट तो मिल ही गए ना, जिसपे सेम आउटपुट, मैनी वन। तो कभी भी जिसका आंसर मैनी वन है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच, ऑब्जेक्टिव अप्रोच जिसका आंसर मैनी वन है, तो तुम अगर ऐसे दो इनपुट ढूंढ लेते हो जिसपे सेम आउटपुट आ रहा है, तो मैनी वन। दो इनपुट ढूंढ लेते हो जिसपे सेम आउटपुट आ रहा है, तो मैनी वन। लेकिन 1 1 के लिए ऐसा नहीं कर सकते। 1 1 के लिए मतलब, अगर मैं कोई ऐसे दो इनपुट नहीं ढूंढ पा रहा हूं जिसपे सेम आउटपुट है, तो यू कांट से 1 1। तुम अगर दो इनपुट ढूंढ पा रहे हो जिसपे सेम आउटपुट है, ये मैनी वन है, ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, इसके अलावा कुछ नहीं है। फिर सब्जेक्टिव अप्रोच डेरिवेटिव से जाएगी। नेक्स्ट है सेकंड क्लासिफिकेशन। ये रेंज साइड से है, ऑन टू, इनटू। ऑन टू इज ऑल्सो नोन एज अ सब्जेक्टिव, ऑन टू इज ऑल्सो नोन एज अ सब्जेक्टिव। ऑन टू क्या होता है, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। इनटू होता है रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। एरो डायग्राम में क्या दिखेगा, कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट बचेगा नहीं। इनटू में क्या होगा, कोडोमेन में एक एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट बचेगा, कम से कम एक एलिमेंट बचेगा। एग्जांपल, fx is equal to box x, fx is equal to box x। onto और into are mutually exclusive, onto और into are mutually exclusive, ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते। नेक्स्ट, नेक्स्ट डिफाइनिंग अगर नहीं दे रखी तो उस केस में तुम कोडोमेन रियल नंबर लोगे, पर डिफाइनिंग अगर दिया है तो क्वेश्चन अच्छा बनता है। तो जैसे इसके केस में देखते हैं, तो रियल टू इंटीजर और रियल टू रियल, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो इंटीजर आती है और कोडोमेन इंटीजर है, तो ऑन टू। इसकी रेंज इंटीजर है पर कोडोमेन रियल है, और इंटीजर इज सबसेट ऑफ रियल, तो रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, तो इट इज इनटू फंक्शन। इसको करने का एक ही तरीका है, इसकी रेंज निकाल के चेक करना, रेंज निकाल के चेक करना। हाँ, लेकिन इनटू फंक्शन के लिए ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, जैसे मैनी वन के लिए थी ना, जैसे मैनी वन के लिए थी, वैसे ही इनटू के लिए भी एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच है कि अगर तुम कम से कम एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ लो कोडोमेन में जो आउटपुट में मिलेगा नहीं। अगर तुम कोडोमेन में अगर एक ऐसा पॉइंट ढूंढ लो जो कभी आउटपुट में मिलेगा नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल x प्लस
x प्लस 1/x है, ये कभी 0 नहीं आएगा, तो इनटू फंक्शन। तो इनटू के लिए ऑब्जेक्टिव अप्रोच है कि अगर तुमने कोडोमेन में एक ऐसा पॉइंट ढूंढ लिया जो कभी 0 नहीं आए, नहीं जो एक पॉइंट मिस करे कम से कम, तो इनटू फंक्शन। नेक्स्ट, फिर अगर ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है और फंक्शन इज रियल टू रियल, तो इट इज ऑन टू, क्योंकि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल हमेशा नीचे से ऊपर तक जाती है, और इवन डिग्री पॉलिनोमियल है, फंक्शन इज रियल टू रियल, तो उसमें नीचे का तो कुछ ना कुछ बचेगा ही बचेगा, क्योंकि इवन फंक्शन में क्या होता है ना, दोनों ब्रांचेस एक ही तरफ जाती हैं, तो एक ही तरफ जाती है, तो ऊपर का या तो मिस होगा या नीचे का मिस होगा, तो इवन फंक्शन, तो इवन डिग्री पॉलिनोमियल इज ऑलवेज इनटू, बट डिफाइनिंग रियल टू रियल। बाकी इसके क्वेश्चन तुम सॉल्व रेंज निकाल के ही कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसकी क्लबिंग मतलब 1 1 on 2, 1 1 into many 1 on 2, many 1 into। एरो डायग्राम से कैसा दिखेगा, 1 1, कोई कन्वर्जिंग नहीं और कोडोमेन में कुछ बचेगा नहीं, कोई कन्वर्जिंग नहीं, कोडोमेन में बचेगा, कन्वर्जिंग और कोडोमेन में कुछ बचेगा नहीं, कन्वर्जिंग, कोडोमेन में कुछ बचेगा। नेक्स्ट, इसको ऐसे भी देख सकते हैं, इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव नॉट सर्जेक्टिव, नॉट इंजेक्टिव सर्जेक्टिव, नॉट इंजेक्टिव नॉट सर्जेक्टिव। एग्जाम्पल, f of x is equal to box x, क्या बात है, fx is equal to box x, पर एक ही फंक्शन चारों कैसे हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द डिफाइनिंग, तो देखो, तो फंक्शन इंटीजर टू इंटीजर, फंक्शन इंटीजर टू रियल, फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम रियल टू इंटीजर, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम रियल टू रियल। तो देखो, 1 1 बनाने का तरीका है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ब्रांच ले लो, और ऑन टू बनाने का तरीका है कोडोमेन को रेंज ले लो, या रेंज को ही कोडोमेन ले लो, और इनटू बनाने का तरीका है कि कोडोमेन रेंज से थोड़ी सी बड़ी लो, नेक्स्ट, एंड द इंपॉर्टेंट थिंग, 1 1 on 2, 1 1 on 2 is also known as a bijective mapping, it is also known as a invertible, क्योंकि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, also known as a non uniform mapping, इसका मेरे को श्योर नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म मैपिंग। फिर उसके बाद में क्वेश्चंस वगैरह हैं तो वो देख लेना, फिर छोटी मोटी डेफिनेशंस वगैरह हैं, चलेगा। तो कल मैं ये चैप्टर कंप्लीट कर देता। सो होप यू एंजॉयड द सेशन। फाइल शेयर कर देता मैं ताकि क्विक रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा। ओके, तो कल मैं फंक्शन कंप्लीट कर देता एंड फिर चलता रहेगा और क्या, ठीक है। चलो, सो थैंक यू टू ऑल।